जी नमस्कार साथियों, गुड मॉर्निंग प्यारे दोस्तों। आज की जो हमारी क्लास है उसमें हमारा टॉपिक रहेगा उपसर्ग। तो उपसर्ग के बारे में तमाम कंडीशनों को जानेंगे कि किस तरीके से उपसर्ग और प्रत्यय का जो क्वेश्चंस हैं वो हमेशा पूछा जाता है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि उपसर्ग को पहचानने के हमारे पास तीन कंडीशन हैं। एक तो कुछ नियम है, उन नियमों को अप्लाई करके हम उपसर्गों को पहचान सकते हैं। दूसरा, मूल शब्दों को अलग करके जो आगे शब्दांश बचता है उसके आधार पर भी उपसर्ग को पहचाना जाता है। और तीसरा तरीका हमारा यह है कि हम संधि के आधार पर भी उपसर्ग को पहचान सकते हैं। तो यहाँ पे इन्हीं तमाम चीज़ों के बारे में हम चर्चा करेंगे और जितने भी यहाँ से हमारे प्रश्न बनते हैं उसी के आधार पे हम टॉपिक को लेके आगे बढ़ेंगे। तो पहला है कि ये जो उप और सर्ग से मिलके बना है, ये जो शब्द बना है हमारा, ये उप और सर्ग से मिलकर बना शब्द है। दूसरी कंडीशन, उप का अर्थ समीप और सर्ग का अर्थ रचना करना, बनाना, सृष्टि करना है। सृष्टि करना होता है। उपसर्ग का अर्थ किसी शब्द के समीप में जाकर नए शब्द की रचना करना होता है। उपसर्ग शब्दांश होते हैं, शब्द नहीं। तो ये चार स्टेटमेंट हैं जहां से हमारे बेसिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है, जिसको साउंड प्रॉपर नहीं आ रही है तो वो अपने लैपटॉप की, मोबाइल की अपनी साउंड बढ़ाइए। यहाँ से सारी चीज़ें ओके हैं एकदम, और आपको तमाम कंडीशन के आधार पे इस पूरे टॉपिक के कॉन्सेप्ट को समझना है। तो यहाँ पर जो भी हमें शब्द दिखाई दिया, सबसे पहले हमें उसका अर्थ पता होना चाहिए, वो कैसे बना है हमें ये भी पता होना चाहिए, और उसी के आधार पे जो बनने वाले बेसिक क्वेश्चंस हैं उनकी तैयारी के साथ साथ हमें टॉपिक को लेके आगे चलना होता है। तो यहाँ उप और सर्ग से मिलकर ये शब्द बना है। उप का अर्थ होता है समीप, निकट, पास। सर्ग का अर्थ होता है रचना करना, बनाना, सृष्टि करना। तो उपसर्ग का अर्थ फिर क्या हुआ? किसी शब्द के समीप में जाकर नए शब्द की रचना करना। हमारे पास पूरी हिंदी के अंदर चार ऐसे कॉन्सेप्ट है, चार ऐसे टॉपिक हैं जो पुराने शब्दों से नए शब्दों की बनाने की प्रक्रिया का हिस्सा है। उनमें एक उपसर्ग है, एक प्रत्यय है, एक समास है और एक संधि है। तो हमेशा हम संधि से, समास से, उपसर्ग और प्रत्यय से पुराने शब्दों के माध्यम से नए शब्दों का निर्माण करते हैं। अर्थात जो वस्तु, पदार्थ, व्यक्ति, प्राणियों के नाम हमने रखे हैं उन्हीं नामों को हम यूज करके जो समाज में पहले से प्रचलित हैं उनमें हम उपसर्ग शब्दांश के रूप में आगे लगाते हैं तो नया शब्द बना लेते हैं। शब्दांश के रूप में पीछे कोई हम लगाते हैं किसी शब्द के तो प्रत्यय के द्वारा नया शब्द बना लेते हैं। दो अलग अलग शब्दों के दो निकटवर्ती वर्णों को मिलाकर हम संधि बना लेते हैं, और दो शब्दों को पास पास मिला के माता पिता से हम पितरों बना लेते हैं। तो समास, संधि, उपसर्ग, प्रत्यय पुराने शब्दों से नए शब्द बनाने की प्रक्रिया का हिस्सा है। तो उपसर्ग क्या है?
शब्दांश होते हैं, ये शब्द नहीं होते। इसके बाद पांचवी कंडीशन क्या है? उपसर्ग का प्रयोग हमेशा शब्द के किसी शब्द के किसी शब्द के आरंभ या प्रारंभ या आगे या शुरू में ही किया जा सकता है, ही किया जाता है। अब आगे कहे, प्रारंभ कहे, आरंभ कहे या शुरुआत कहे, बात एक ही है। तो उपसर्ग का प्रयोग हमेशा किसी शब्द के आरंभ में होता है। किसी शब्द में एक से अधिक उपसर्गों का प्रयोग भी किया जा सकता है, ये जरूरी नहीं किसी भी उपसर्ग में केवल, किसी भी शब्द में केवल एक ही उपसर्ग का हम प्रयोग करें। उपसर्ग के प्रत्येक उपसर्ग के अनेक अर्थ होते हैं, अनेक अर्थ होते हैं। ये भी जरूरी नहीं है कि एक ही अर्थ हो, अलग अलग शब्दों में एक ही उपसर्ग का अलग अलग अर्थ होता है। आठवीं कंडीशन, जिस शब्द के आरंभ में उपसर्ग लगाए जाते हैं, जिस शब्द के आरंभ में उपसर्ग लगाए जाते हैं, उसका अर्थ बदल जाता है, अर्थात परिवर्तित हो जाता है, बदल जाता है, अर्थात परिवर्तित हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है। तो जिस शब्द के आरंभ में उपसर्ग लगाए जाते हैं उसका अर्थ बदल जाता है, यानी कि परिवर्तित हो जाता है। अब इनके बहुत सारे एग्जाम्पल लेके इन तमाम कंडीशनों को भी हम कंप्लीट करेंगे, लेकिन पहले जो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उपसर्ग और प्रत्यय से, वो हमें करने हैं। सबसे बेहतरीन जो क्वेश्चन यहाँ से होता है वो पूछा जाता है ये कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन उपसर्ग से संबंधित है और निम्नलिखित में से कौन सा कथन उपसर्ग से संबंधित नहीं है। तो वहां ये जो स्टेटमेंट है ये सारी काम आती है। हमें पता होना चाहिए कि वास्तव में उपसर्ग का प्रयोग हम किस संदर्भ में, किस प्रसंगों में और किस स्थिति परिस्थिति में करते हैं और उसके क्या कंडीशन और नियम है। तो जिस शब्द के आरंभ में उपसर्ग लगाए जाते हैं उसका अर्थ बदल जाता है। क्यों? क्योंकि प्रत्येक उपसर्ग के अनेक अर्थ हैं और किसी भी शब्द में मान के चलो हमने यहाँ पे शब्द ले लिया, जन्म शब्द आ गया, हमने क्या शब्द लिया यहाँ, जन्म शब्द आ गया, और इसमें हमने यहाँ पे आ लगा लिया उपसर्ग के रूप में, तो यह जन्म हो गया। तो यहाँ पर जैसे इसका अपने में अनेक अर्थ है, अलग अलग शब्दों के साथ हम जब इसका प्रयोग करेंगे तो अलग अलग संदर्भों में करेंगे, लेकिन जब जन्म के साथ हमने इसका प्रयोग किया तो इसे जन्म का जो अर्थ था वो ना रह के उसके अर्थ को परिवर्तित कर दिया था, तो वो आजीवन कर दिया, आज जन्म भर कर दिया, जन्म तक कर दिया। तो आ का प्रयोग हम किस सेंस में कर रहे हैं, तक के अर्थ में। आ का प्रयोग किस सेंस में कर रहे हैं, भर के अर्थ में। आ का प्रयोग किस में कर रहे हैं, ऑल ओवर के अर्थ में। तो यहाँ आपको ध्यान रखना है कि ये आ एक शब्दांश है जो जन्म शब्द के आगे लगे हैं। इसके बाद 9वीं कंडीशन क्या है? 9वीं कंडीशन हमारी ये है कि
मूल शब्द को पहचान कर, इधर ले लेते हैं, मूल किसी संपूर्ण शब्द में से मूल शब्द को अलग करके, किसी संपूर्ण शब्द में से मूल शब्द को अलग करके, मूल शब्द को अलग करके जो जो शब्द के आरंभ में, जो शब्द के आरंभ में शेष भाग, शब्द के आरंभ में शेष भाग शब्दांश के रूप में, शब्दांश के रूप में बचता है, जिसका जिसका कोई ना कोई अर्थ अवश्य हो, उसे उसे उपसर्ग कहते हैं, उसे उपसर्ग कहते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि हम मूल शब्दों की पहचान के आधार पे उस पर उपसर्ग को पहचान सकते हैं। मूल शब्दों को पहचान कर उपसर्ग को अलग किया जा सकता है। मूल शब्दों को पहचान कर उपसर्ग को अलग किया जा सकता है। मूल शब्द वह छोटे से छोटा शब्द होता है जिसका कोई अर्थ अवश्य हो, जिसका कोई अर्थ अवश्य हो। तो ये 11 कंडीशन थी हमारी बेसिक, ये आपको ध्यान रखना है। ये 11 कंडीशन क्या है? बेसिक कंडीशन है। तो यहाँ पर इन 11 कंडीशनों को अब एग्जाम्पल के माध्यम से आप प्रूफ करने की कोशिश करो। हमने पहली कंडीशन क्या बनाई? उप और सर्ग से मिलके बनाया, ठीक है। उप का अर्थ समीप है। अब समीप इसका अर्थ क्यों लिया गया? ये तो उपसर्ग है, इसके अनेक अर्थ हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ उपसर्ग के संदर्भ में हमने इसका अर्थ समीप क्यों लिया, वो हम एग्जाम्पल से बताएंगे। सर्ग का अर्थ रचना करना, बनाना, सृष्टि करना, कैसे हो गया देखो। अब यहाँ ये जितने भी हम एग्जाम्पल ले रहे हैं, इन 11 की 11 कंडीशनों को अपने आप में प्रूफ कर रहे हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ पे शब्द लिया आजीवन, इसके बाद हमने यहाँ शब्द ले लिया प्रतिवर्ष, यहाँ हमने शब्द ले लिया दुर्दशा, यहाँ शब्द ले लिया हमने दुष्कर, यहाँ शब्द ले लिया पराक्रम, क्लियर। यहाँ पे हमने शब्द ले लिया निराभिमान, और यहाँ से शब्द लिया सुसंगठित। क्या है? सुसंगठित। यहाँ पे शब्द लिया हमने अत्याचार, और यहाँ शब्द लिया हमने अभ्युदय। इन सब से हम जितने भी कंडीशन हमने अभी लिखी 11, उनको पहचानने की कोशिश करेंगे और उनको अप्लाई करने की कोशिश करेंगे कि वो किस तरीके से हैं।
तो एक तो जो पहली कंडीशन है हमारी, पहली कंडीशन ये हुई कि ये उप और सर्ग से मिलके बना है, तो इसका मतलब ये हुआ कि उपसर्ग में भी उपसर्ग है। एक क्वेश्चन तो यही बना। अगर कोई यही पूछने लगे कि उपसर्ग में उपसर्ग बताइए, तो आप में से बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे कि उपसर्ग में उपसर्ग कैसे पूछ रहे हैं। तो उपसर्ग में आगे जो शब्दांश लगा है ना, ये उपसर्ग के रूप में ही है। जैसे उपसमीप है, उपवन है, उपमान है। तो जैसे यहाँ पे उपमान में, उपसमीप में, उपवन में, यहाँ ये उप, इसमें भी उप, इसमें भी उप, उपसर्ग है। ऐसे उपसर्ग में भी उप, आगे जो शब्दांश लगा है वो उपसर्ग के रूप में आया। तो उपसर्ग में उपसर्ग हुआ 1 पॉइंट। दूसरा, सर्ग का अर्थ होता है सृष्टि करना, रचना करना। क्यों? क्योंकि सर्ग में जो क्रिया है वो कौन सी क्रिया है? ये वाली सर्ग क्रिया है जिसका अर्थ होता है सृष्टि करना, बनाना, रचना करना। ये वाले रह को हम इस वाले में परिवर्तित करके, ये संस्कृत की क्रिया है, वर्ब है जिसका अर्थ सृष्टि करना है, बनाना होता है। तो उपसर्ग क्या करते हैं? समीप में जाके किसी शब्द, उपसर्ग का अर्थ समीप, सर्ग का अर्थ रचना करना, सृष्टि करना। तो यहाँ पे इन्होंने क्या किया, यहाँ पर ये जो जीवन शब्द था इसके समीप में ये शब्दांश आ गया। और जब इसके समीप में ये शब्दांश आया तो इसने एक नया शब्द बनाया। समाज में पहले शब्द हमारे पास क्या था? समाज में पहले शब्द था हमारे पास जीवन, और इसमें आगे जो हमने शब्दांश लगाया तभी तो हमने आजीवन शब्द बनाया। तो इसका मतलब ये हुआ कि उपसर्ग पुराने शब्दों के आगे शब्दांश के रूप में जुड़कर नए शब्दों को बनाने की प्रक्रिया का हिस्सा है। क्योंकि उसके अलावा भी प्रत्यय के द्वारा, संधि के द्वारा, समास के द्वारा भी नए शब्द बनाए जाते हैं, और उपसर्ग के द्वारा भी नए शब्द हैं। जब हम जीवन कह रहे थे तो इसका अर्थ यही था जिसमें हम, जो जिसमें जीव है, जिसका जो जन्म हुआ है, जिसकी मृत्यु निश्चित है, उसके लिए हम जीवन शब्द का प्रयोग करें। लेकिन यहां जब आजीवन कह रहे हैं तो हमने जीवन भर की बात की है, आजीवन का हमने मृत्यु तक की बात की है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि आगे जो शब्दांश लगा है उसका भी मीनिंग है, और जब मीनिंग है वो इसको के अर्थ को चेंज कर रहा है। अब यहां हम वर्ष कह रहे हैं तो 1 वर्ष की बात है, प्रति वर्ष कह रहे हैं तो प्रत्येक वर्ष हो गया, हर वर्ष की बात कर रहे हैं। तो यहां प्रति का भी अर्थ है, तभी तो इसका अर्थ बदल रहे हैं। तो आगे जो शब्दांश लगा है उस शब्दांश के आधार पर हम इसको पहचान सकते हैं, क्योंकि जब किसी शब्द में कोई शब्दांश आगे जुड़ता है तो उस शब्दांश के एक नहीं बल्कि अनेक अर्थ होते हैं, और वो उपसर्ग कहलाते हैं। क्लियर जी? हाँ अरुण, आप बिल्कुल सही कह रहे हो। देखो आप लोगों को यही समस्या है, कुछ तो बोलेंगे कि ये लाइव क्लास है, ये है फलाना है, ठिकाना है। मैं बता देता हूँ, ठीक है, अदरवाइज फिर आपको दिक्कत रहेगी, क्योंकि एक भी बच्चे का नुकसान होता है। 1:24 हो चुकी है, ठीक है। दिन शायद आज मंगलवार है, तारीख आज जो है 14/12/2021 है। क्लियर? अब ठंडक हो गई आपको, अब आप केवल पढ़ने पे फोकस कीजिए, क्योंकि यहाँ बातें कम और काम ज्यादा होता है। तो इसलिए उस काम पे फोकस कीजिए, क्योंकि इन कॉन्सेप्ट को समझ के एग्जाम्पल को क्लियर करके भर्ती होंगे, ठीक है। बातें करके भर्ती नहीं हो सकते, क्योंकि वो तो सिलेबस का हिस्सा ही नहीं है। तो यहाँ आपको ध्यान रखना है कि ये जो प्रतिवर्ष है, इस प्रतिवर्ष में हमने ये मूल शब्द निकाल लिया वर्ष, तो ये क्या है? हमारा मूल शब्द है। और आगे क्या बच गया? आगे ये उपसर्ग बच गया। तो ये बात एक ही हुई। आप ये कहो शब्दांश किसी शब्द के आगे लगता है तो आपको ध्यान रखना है वो क्या कहलाता है। अब आप मूल शब्द को कैसे पहचानेंगे? जो भी आज तक आपने पढ़ लिया है, सुन लिया है, देख लिया है, लिख लिया है, समझ लो वो सार्थक शब्द होते हैं। और उन सार्थक शब्द में से जो सबसे छोटा होता है उसी को मूल शब्द कहते हैं। अब प्रति वर्ष में से जो ये वर्ष है, इससे छोटा कोई टुकड़ा कर नहीं सकते हम वर्ष का। यहाँ आजीवन में से इससे छोटा कोई नहीं कर सकते, क्योंकि ये तो जंगल हो जाएगा। अर्थ तो वही होना चाहिए ना जो पूरे का है। तो इसीलिए आपको ध्यान रखना है। अगर मैं आपसे पूछने लगूं कि संविधान में मूल शब्द बताओ, अब आप में से क्या करेंगे कुछ बच्चे? सर जी धान मूल शब्द है। अरे संविधान का मतलब चावल थोड़ा ही होता है, विधान का मतलब नियम है। तो मूल शब्द विधान हुआ ना, और इसमें सम उपसर्ग आ गया, तो सम विधान।
जो समान रूप से जहां नियम दिए गए हैं उसी को तो संविधान कहते हैं। पुराने शब्दों का जो अर्थ होता है उसी से वही तो नए शब्दों का अर्थ होता है। तो ये आपको ध्यान रखना। तो यहाँ धान मतलब चावल थोड़ा ही है संविधान का। तो इसीलिए इसमें मूल शब्द क्या हुआ? वर्ष। इसमें मूल शब्द क्या हुआ? दशा। इसमें मूल शब्द क्या है? कर। और इसमें मूल शब्द क्या है? कर्म। आगे शब्दांश जो बच गया परा, आगे शब्दांश जो बच गया, अब इसको जब हम करेंगे, इसमें से हमने यहाँ पे क्या ले लिया? ये दूर और दशा। अब इसका मीनिंग है नहीं शब्दांश का। ये शब्दांश जरूर था आगे लगा हुआ, लेकिन इसका मीनिंग नहीं है। और जब मीनिंग नहीं तो ये उपसर्ग नहीं हो सकता, क्योंकि उपसर्ग की कंडीशन क्या है? उपसर्ग की कंडीशन ये है कि उसका कोई ना कोई अर्थ होना चाहिए। तो जब इसका अर्थ नहीं है तो फिर यहाँ पे जो उपसर्ग होगा वो कौन सा होगा? ये वाला। तो दूर दशा जो बुरी दशा है, तो ये वाली कंडीशन, फिर तीसरे नंबर पे जाके शब्द बना। ये ध्यान रखना है कि यहाँ पे ये वाला उपसर्ग है। क्यों? क्योंकि आप अभी पढ़ चुके हो यहाँ पे ये कंडीशन है कि उपसर्ग का अर्थ किसी शब्द के समीप में जाकर नए शब्द की रचना करना होता है। उपसर्ग शब्दांश होते हैं और फिर उपसर्ग का प्रयोग हमेशा किसी शब्द के आरंभ, प्रारंभ, आगे, शुरू में किया जाता है। ये कंडीशन हो गई। किसी शब्द में एक से अधिक उपसर्ग लगाए जा सकते हैं, अभी बताएंगे। प्रत्येक उपसर्ग के अनेक अर्थ होते हैं और जिस शब्द का जब प्रत्येक उपसर्ग के अनेक अर्थ होते हैं तो आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ हमने यही तो कंडीशन बताई, इसका तो कोई अर्थ है ही नहीं। और जब अर्थ नहीं है तो ये उपसर्ग नहीं होगा। ये शब्दांश जरूर है, लेकिन हम उपसर्ग उसी शब्दांश को मानेंगे जिसका अर्थ हो। ये शब्दांश था। शब्दांश मतलब जो शब्द का अंश है। तो शब्दांश कैसे बना है? शब्दांश भी दो शब्द, एक शब्द और दूसरा किससे मिलके बना है? अंश से मिलके बना है। यहां से ए आया, इधर से भी ए आया, तो ये क्या बन गया? आ बन गया। ऐसे यहाँ शब्दांश में ये आया हुआ है और ये जो अंश में जो अनुस्वार है ये बिंदी इसकी है। तो ये क्या है? दीर्घ संधि का उदाहरण है। तो शब्द का जो अंश होता है वो शब्दांश कहते हैं। तो इसीलिए आपको ध्यान रखना है, केवल शब्दांश सारे उपसर्ग हो ये पॉसिबल नहीं है। उस शब्दांश का मीनिंग भी होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे ये शब्दांश था लेकिन ये उपसर्ग नहीं था। उपसर्ग क्या है यहाँ पे? दूर। ऐसे ही इसमें ध्यान रखना है आपको। इसमें क्या है? ये दुस और कर। तो ये शब्दांश है लेकिन उपसर्ग नहीं है। फिर उपसर्ग क्या होगा? उपसर्ग है ये जो हाथ के लिए, कर कहते हैं हाथ को, जो हाथ के लिए कठिन है वो क्या कहलाया? दुष्कर कहलाया। दुर्दशा जो बुरी दशा है वो क्या कहलाया? दुर्दशा कहलाया। तो आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ पर इसका भी अर्थ है, यहाँ इसका भी अर्थ है। इसका अर्थ यहाँ बुरा है, जो बुरी दशा है, जो बुरी स्थिति है वो दुर्दशा। यहाँ इस दू का अर्थ कठिन है, अर्थात एक उपसर्ग के अनेक अर्थ होते हैं। एक उपसर्ग के अनेक अर्थ होते हैं। यहाँ पे इस दू का अर्थ बुरा है, यहाँ पे इस दू का अर्थ कठिन है। पहली कंडीशन ये, दूसरी ये, तीसरी में जाके शब्द बना दुर्दशा। तो वे जितनी भी कंडीशन हमने पढ़ी वे सारी अप्लाई हो रही है। पराक्रम, इसमें से मूल शब्द निकाल लिया कर्म, आगे जो शब्दांश बच गया परा, तो ये क्या कहलाया? हमारा ये उपसर्ग कहलाया। क्लियर? फिर क्या पढ़ी थी एक कंडीशन आपने? किसी भी शब्द में एक से अधिक उपसर्ग लगाए जा सकते हैं। ये शब्द कैसे बना है? ये निर और अभिमान से मिलके बना है। अब इसमें भी ये क्या था? ये नी और फिर ये अभिमान था। क्लियर? अब अभिमान में भी क्या है? उपसर्ग है। कौन सा? अभी उपसर्ग है। तो फिर मूल शब्द क्या बचा? मूल शब्द बच गया। ये पहले कंडीशन ये बनी, दूसरी ये बनी, तीसरी ये बनी, चौथी में जाके शब्द बना है आपका। कुछ समझ में आया? ये जरूरी नहीं है केवल एक ही उपसर्ग हो, किसी शब्द में दो भी लगाए जा सकते हैं। तो यहाँ आपको ध्यान रखना है, इसमें नी और अभी ये दो उपसर्ग हैं और मूल जो शब्द है वो मूल शब्द ये है, क्योंकि अब इससे छोटा कोई शब्द नहीं बना सकते। अभिमान को अगर आप मूल शब्द मानोगे तो अभिमान में तो खुद अभी उपसर्ग लगा हुआ है। तो जो कंडीशन आपको बताई गई कि प्रत्येक शब्द में या किसी भी शब्द में दो उपसर्गों का भी प्रयोग किया जा सकता है, तो यहाँ पे दो उपसर्ग है, जरूरी नहीं है कि उपसर्ग हो। और ऐसे बहुत सारे करोड़ों शब्द है जिनमें उपसर्गों का प्रयोग ही नहीं है। ये जरूरी नहीं दुनिया के हर शब्द में उपसर्ग लगा होगा। ठीक है? कोई प्रत्यय के द्वारा बना होता है, कोई उपसर्ग और प्रत्यय दोनों के द्वारा बना होता है।
अब इसमें देखो यहाँ पर क्या है, ये सु और संगठित, यहाँ पर फिर क्या हो गया, ये सु और ये सम, और इसके बाद में गठित, और इससे पहले भी ये क्या था, इससे पहले सु सम गट और इत। क्लियर। तो आपको ये ध्यान रखना है 1 2 3 और 4 कंडीशन। तो यहां आपको ध्यान रखना है सु सम गट और इत, इसमें एक तो प्रत्यय हुआ और 2 उपसर्ग हुए। तो ये भी जरूरी नहीं है सारे शब्दों में केवल 2 ही उपसर्ग और प्रत्यय ना हो, तो प्रत्यय के साथ 2 उपसर्ग भी हो सकते हैं। एक मूल शब्द गट है, गट मतलब अच्छी तरह से इकट्ठा करना, गैदरिंग करना, एक स्थान पे रखना। तो इसमें मूल शब्द क्या था, मूल शब्द है गट, ये 2 उपसर्ग है, ये प्रत्यय है। तो पहले ये कंडीशन बनी, फिर यहां पर ये गट और इत मिलके गठित बना, फिर सम और गठित मिलके संगठित बना, फिर इसमें सु जुड़ के तो क्या बना दिया, सुसंगठित। अच्छी तरीके से इकट्ठा किया गया हो, अच्छी तरीके से जो इकट्ठा किया गया हो वो क्या कहलाता है, सुसंगठित। और ये भी चीज क्लियर नहीं होती कि आपको डायरेक्ट इस रूप में पता ही चल जाए। यहाँ क्लियर दिखाई दे रहा है, आ शब्दांत से उपसर्ग बता दिया, आसान था, इसका जमाना चला गया, नहीं पूछेगा। यहाँ प्रति है, आसान था, क्लियर था, ये इसमें थोड़ा लॉजिक था, वो आपको दुर्दशा में यहाँ एक ऑप्शन ये भी देगा, एक ऑप्शन ये भी देगा, तो राइट ये था, ये नहीं था। जब तक ऑप्शन में ये है तब तक राइट ये है, जब ऑप्शन में ये नहीं होगा तब राइट ये होगा, क्योंकि इसको फिर वो साइलेंट रख रहा है। यहाँ पे वो इसको भी देगा, ऑप्शन में इसको भी देगा। जब तक ऑप्शन में ये है तो उपसर्ग ये होगा, क्योंकि मीनिंग इसका है, प्रत्येक उपसर्ग का कोई ना कोई अर्थ होना चाहिए। और जब ये नहीं देगा, इसको साइलेंट रखेगा, तब हमें ये मानना पड़ेगा। इसमें लॉजिक ये था। दूसरा आपको ये ध्यान रखना है, जरूरी नहीं है किसी भी शब्द में एक ही उपसर्ग हो, 2 उपसर्ग हो सकते हैं। जैसे निराभिमान में है, सुसंगठित में किसी में उपसर्ग और प्रत्यय दोनों हो सकते हैं। अब यहाँ लॉजिक क्या है अलग, यहाँ लॉजिक ये है कि यहाँ अत्याचार में आप मूल शब्द को निकालो, क्या है, मूल शब्द है आचार। और जब मूल शब्द आचार है तो इधर क्या बचा, ये अति बचा। ये संधि के द्वारा पता चलेगा आपको। अगर आपको संधि आती है तो इसमें उपसर्ग बताओगे, अदरवाइज नहीं। यहाँ पे इसमें से अति में से हमने क्या लिया, ई, इधर से क्या लिया, आ, दोनों को मिला के क्या बनाया, या। जब इसमें से ई ले लिया तो इधर आधा तय बचा। भाई आपने क्या किया, आपने ये ले लिया, इसमें से ये वाला थी ये यहाँ पे, तो ये तो आधा तय बचा ना। इसमें से आपने आ ले लिया तो इधर क्या बच गया आपका 4। तो फिर क्या किया आपने, फिर यहाँ ई और आ को मिलाया तो क्या बना लिया, या। ऐसे बनता है शब्द अत्याचार। अब अत्याचार में क्या करते आप, कोई बताता अत उपसर्ग, कोई बताता ए उपसर्ग, कोई बताता अत्य उपसर्ग, लेकिन जब तक संधि नहीं आती तो कैसे करोगे। ठीक है, तो आपको यह ध्यान रखना है। तो यहाँ क्या है, अति और आचार से मिलके क्या हुआ, जब आचार की व्यवहार की हद हो जाए उसी को क्या कहते हैं, अत्याचार। क्लियर। तो ये आपको ध्यान रखना। इसके बाद यहाँ क्या है, ये अभि और उदय, अभ्युदय। तो ये सारे लॉजिक है। आप में से बहुत सारे अ उपसर्ग बताएंगे, कुछ अभय उपसर्ग बताएंगे, अभय कोई उपसर्ग है ही नहीं। तो यहाँ पे ये अभि और उदय, इसमें से क्या किया आपने, ई, इधर से क्या लिया आपने, ऊ, और ई और ऊ को मिला के क्या बनाया, यू। जब इसमें से ये वाला ई आपने ले लिया तो इधर क्या बच गया आपका, आधा भय। जब आपने इसमें से ऊ ले लिया तो इधर क्या बच गया आपका, दय और ये। और जब इन दोनों को मिलाया तो ये क्या बन गया, अभ्युदय। ऐसे शब्द बनता है। क्लियर। तो ये क्या हुआ, ये अति उपसर्ग, और ये समाज में ये 2 चीजें पहले से थी। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जब समाज में ये दोनों चीजें पहले से मौजूद थी तभी तो उपसर्ग के द्वारा हमने नया शब्द बना लिया। क्योंकि उपसर्ग, प्रत्यय, संधि और समास, ये 4 टॉपिक पुराने शब्दों से नए शब्दों की उत्पत्ति करते हैं, नए शब्दों की रचना करते हैं, नए शब्दों की सृष्टि करते हैं, नए शब्दों को बनाने का काम करते हैं। तो यहाँ पे आचार समाज में था, ये अति उपसर्ग लगा के क्या बना लिया हमने, अत्याचार। उदय समाज में था, इसमें अभि उपसर्ग लगा के क्या बना लिया, अभ्युदय।
यहाँ पे गठित शब्द था, इसमें सु और सम लगा के क्या बना लिया, सुसंगठित। यहाँ पे मान शब्द था, इसमें अभी और नी लगा के क्या बना लिया, निराभिमान। तो ये जो सारे एग्जाम्पल हमने लिए, वो सारे एग्जाम्पल दोस्तों यही थे कि उपसर्ग का अर्थ किसी शब्द के समीप में जाकर नए शब्द की रचना करना होता है, और वो सारे जितने भी हमने एग्जाम्पल लिए उनसे नए शब्द की रचना हुई। उपसर्ग शब्दांश होते हैं, शब्द नहीं होंगे, सारे के सारे क्या है, शब्दांश, शब्द का एक छोटा सा हिस्सा होता है, कभी भी शब्द नहीं होता है। फिर क्या, उपसर्ग का प्रयोग हमेशा किसी शब्द के आरंभ में, उसी को हम प्रारंभ भी कहते हैं, आगे भी कहते हैं, शुरू भी कहते हैं। उपसर्ग कभी भी बीच में और बाद में प्रयोग नहीं होते हैं। उपसर्ग हमेशा किसी भी शब्द में आगे प्रयोग होता है। किसी शब्द में एक से अधिक उपसर्गों का प्रयोग भी किया जा सकता है, जैसे निराभिमान में किया गया, सुसंगठित में किया गया। क्लियर? तो ये भी कंडीशन हमने कंप्लीट कर ली। प्रत्येक उपसर्ग के अनेक अर्थ होते हैं। जैसे दुर्दशा में दू का अर्थ क्या था, दुर्दशा में इस दू का अर्थ एक में है बुरा और दूसरे में क्या है, कठिन। दुष्कर में इस दू का अर्थ क्या था, कठिन, जो हाथ के लिए कठिन है दुष्कर, और जो बुरी स्थिति है, बुरी दशा है, वो दुर्दशा। तो एक ही उपसर्ग के अनेक अर्थ, अलग अलग अर्थ, अलग अलग शब्दों में, जिस शब्द के आरंभ में, जिस शब्द के आरंभ में उपसर्ग लगाए जाते हैं उसका अर्थ बदल जाता है। ये सच्चाई है। वो तो जिस प्रत्येक का बदला है, आचार के आगे अति लगाया तो क्या बन गया, अत्याचार बन गया, अर्थ भी बदल गया। वन के आगे उप लगाएंगे तो उपवन बन जाएगा। तो कोई भी शब्द ले लो आप, हमने यहाँ पे शब्द ले लिया, यहाँ पे हमने प्रयोग किया विधान शब्द, विधान मतलब नियम हो गया, और इसमें हमने प्रयोग कर लिया सम का, तो ये क्या हो गया, संविधान हो गया, अर्थ बदल गया। तो यहाँ पर जिस शब्द के आरंभ में उपसर्ग लगाए जाते हैं उसका अर्थ बदल जाता है, अर्थात परिवर्तित हो जाता है। क्लियर? ये 8वीं कंडीशन हुई। 9वीं देखो, किसी संपूर्ण शब्द में से मूल शब्द को अलग करके जो शब्द के आरंभ में शेष भाग शब्दांश के रूप में, एक तो शब्दांश होना चाहिए, शब्दांश के रूप में बचता है, जिसका कोई ना कोई अर्थ हो, दूसरा कोई अर्थ भी अवश्य हो, उसे उपसर्ग कहते हैं। ऐसे नहीं कि शब्दांश बचा दो। जैसे मैंने आपको क्या करके दिखाया था, आपको यहाँ पे करके दिखाया कि ये शब्दांश थे दोनों, लेकिन ये उपसर्ग नहीं कहलाए। तो यहाँ क्या है, उपसर्ग ये कहलाए क्योंकि ये शब्दांश भी है, इन दोनों का अर्थ भी है। यही कंडीशन आपको यहाँ बता भी रहे हैं कि आगे जो शब्दांश के रूप में होगा और जिसका कोई ना कोई अर्थ होगा वही उपसर्ग कहलाएगा। मूल शब्दों को पहचान कर उपसर्ग को अलग किया जा सकता है। आप कोई भी शब्द लें जिसमें वो उपसर्ग पूछ रहा है, अगर उसमें से हम बाद वाली चीजें निकाल लें, आगे जो शब्दांश बचा जिसका अर्थ होगा वो उपसर्ग कहलाएगा। हमने देखो ये सारा किया, हमने जीवन निकाला, वर्ष निकाला, आगे जो बच गया दशा निकाल लिया, कर निकाल लिया, कर्म निकाल लिया, मूल शब्द था मान निकाल लिया, यहाँ गठित निकाल लिया, यहाँ आचार निकाला, यहाँ उदय निकाला, ये उदय मूल शब्द था। तो मूल शब्द निकाल के जो आगे शब्दांश बच रहे हैं, ये जो शब्दांश सारे बच रहे हैं, ये सारे के सारे हमारे क्या कहलाए, ये उपसर्ग कहलाए। मूल शब्द वह छोटे से छोटा शब्द होता है, वह छोटे से छोटा शब्द होता है जिसका कोई अर्थ अवश्य हो। तो मूल शब्द क्या होगा, सबसे छोटा होगा और उसका अर्थ कुछ न कुछ जरूर होता है। अगर आपको नहीं पता मूल शब्द क्या है, तो जो आज तक आपने पढ़ लिया, सुन लिया, देख लिया, लिख लिया, और उसका मीनिंगफुल जो शब्द होता है उसका सबसे छोटा रूप मूल शब्द कहलाता है। क्या कहलाता है, मूल शब्द कहलाता है। तो मूल शब्द का मतलब है कि वो बिना उपसर्ग के और बिना प्रत्यय के होगा। उसी मूल शब्द में बाद में शब्दांश जोड़ते हैं, प्रत्यय के द्वारा नया शब्द बना लेते हैं, आगे शब्दांश जोड़ते हैं, उपसर्ग के द्वारा नया शब्द बना लेते हैं। तो ये कितनी कंडीशन हुई, ये 11 कंडीशन हुई। अगर यहाँ तक चीजें समझ में आपकी आ गई है, 11 कंडीशन उन एग्जाम्पलों को, हालांकि मैं बहुत सारे लूंगा एग्जाम्पल, तो अभी हम 50 से ज्यादा लेंगे। अगर ये 11 कंडीशन जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं स्टेटमेंट का, किसी न किसी रूप में पूछे जाते हैं, ये अगर आपको क्लियर हुआ तो आप एक बार ओके कीजिए, यस कीजिए, फिर आगे की चीज लेके आगे बढ़ते हैं। फिर 12वां जो प्रश्न हमारा बनता है यहाँ से, वो बनता है उपसर्ग की संख्या का। क्या बनता है, उपसर्ग की संख्या। तो उपसर्ग की जो संख्या है, संस्कृत में उपसर्ग की संख्या,
संस्कृत में उपसर्ग की संख्या कितनी होती है? 22। इसके बाद उर्दू में उपसर्ग की संख्या कितनी होती है? 19। हिंदी में उपसर्ग की संख्या, तो हिंदी में उपसर्ग की संख्या कितनी होती है? 10 और 12। जब हम कै को और सै को उपसर्ग मान लेते हैं, कैसे क्या बनता है? कपूत। और सै से क्या बनता है? सपूत। तो जब ये मान लेते हैं तब 12 हो जाती है, अदरवाइज हम 10 का प्रयोग करते हैं। इसके बाद अंग्रेजी में उपसर्गों की संख्या, अंग्रेजी में उपसर्ग की संख्या, तो अंग्रेजी में जो उपसर्ग होते हैं वो कितने होते हैं हमारे? 8 होते हैं। अंग्रेजी में कितने उपसर्ग होते हैं? 8 उपसर्ग होते हैं। क्लियर? हाँ, बुक खरीदने की जरूरत नहीं है। जब आपने बैच खरीद लिया तो आपको बुक की कोई आवश्यकता नहीं। भाई जब आप टीचर के सामने हो, टीचर आपके सामने हैं, ठीक है, तो फिर बुक की कोई आवश्यकता आपको नहीं होनी चाहिए। तो पहले सबसे ज्यादा जरूरी है कि कॉन्सेप्ट को समझना, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट किसी भी बुक में नहीं दिए गए। ये जो 12 कंडीशन आपको बताई, ये जो 3 बार यहाँ पे, ये एक बार जो बोर्ड भरा, फिर इसको समझाया गया, फिर ये भरा गया, फिर ये भरा गया, फिर ये भरा गया, तो ये चीजें किताब में थोड़ा ही है ना, किताब में इसका कोई सीक्वेंस दिया है। तो आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो यहाँ पर इस कॉन्सेप्ट को समझना ही सबसे ज्यादा करीम चीज है। अब ऐसे तो हिंदी आपने 20-22 साल की आपकी एज है, और कम से कम अपनी लाइफ में 20 बार अलग अलग आप जो हिंदी पढ़ चुकी हो, अलग अलग किताबों से, अलग अलग टीचरों से, लेकिन आज भी अपने आप को हिंदी से फ्री नहीं कर पाए। उसका रीजन क्या है? उसका रीजन यही है कि केवल रट्टा मारा हुआ है, सूचनाओं को इकट्ठा किया है, लॉजिकली चीजों को नहीं समझा है। क्लियर? तो आपको यह ध्यान रखना है। तो यहाँ अंग्रेजी में जो उपसर्गों की संख्या है वो कितनी होती है? 8। अब बेसिक क्वेश्चन ये बना, अब वो कहेगा संस्कृत में कितने उपसर्ग है, आपको ऑप्शन दे देगा 20, 22, 18, 24, तो राइट आंसर क्या हुआ? 22। उर्दू में कितने उपसर्ग होते हैं? 21, 19, 20, 18, तो राइट आंसर क्या है? 19। हिंदी में कितने उपसर्ग है? 10 और 12 दोनों दे दिया, तो राइट आंसर 12 है। और जब 12 नहीं है तो फिर राइट आंसर 10 है। अंग्रेजी में उपसर्गों की संख्या कितनी होती है? तो राइट आंसर क्या है? 8 है। अब फिर ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि वे अंग्रेजी के कौन से उपसर्ग हैं, हिंदी के कौन से हैं, उर्दू के कौन से हैं, संस्कृत के कौन से हैं। वो पूछेगा नहीं आपसे, लेकिन वो शब्द देगा आपको, और उन शब्दों के माध्यम से ही हमें इन तमाम चीजों को करना होता है। चलो जी, अब यहाँ पे आ जाइए। इसमें देखिए, जैसे यहाँ पे आ गया, हमने यहाँ संस्कृत के उपसर्ग लिए, संस्कृत के उपसर्ग, तो कुछ हम सब ही लेंगे, तीनों के, कुछ संस्कृत के लेंगे, कुछ इसके लेंगे। जैसे हमने यहाँ पे एक आस ले लिया, इसके बाद में यहाँ हमने अव ले लिया, इसके बाद हमने यहाँ अति ले लिया, इसके बाद यहाँ हमने अधि ले लिया, अति अधि, इसके बाद यहाँ अप ले लिया, इसके बाद यहाँ पर, परति, पर, परति, परा और परी। चलो परी को उधर ले लेते हैं। परी, सु, कु, यहाँ पे यहीं पे ले लेंगे, आओ,
अधि, यहाँ पे क्या है, आओ, आ आओ अति अधि, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे नि, निर, निस, ये वाला निस, ये वाला निस, ये प्रयोग होगा इसी के स्थान पे। यहाँ पे दो, दुर, दुस, दुस, दुस। सम। अब ये देखो, इनको एक एक करके आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे शब्द आया हमारा आजन्म, आजीवन, आहरण, आदान, आगमन, आहुत, अवसान, अवसर, अवकाश। यहाँ पे अतिसार, अतिक्रमण, अत्याचार। यहाँ पे अधिकार, अध्यक्ष, अध्यादेश। अनु। अपमान, अपमानित, अपवाद, प्रकाश, प्रकार, प्रहार, प्रवेश, परक्रम। एनीथिंग और भी बहुत सारे बन सकते हैं। प्रतिवर्ष, प्रत्येक, प्रत्यक्ष, प्रत्याहार, प्रतिदिन, प्रति उत्तर, पराक्रम, पराभव, परामर्श, पराज्य, पराजित, परिक्रमा, परिभ्रमण, पर्यावरण, स्वागत, सुपात्र, सुपुत्र, सुक्रम, सुयोग्य, कुमार्ग, कुपुत्र,
कुपात्र, निशब्द, निसक्त, निसमर्थ, निर्धन, निर्विकार, निर्दय, निर्विरोध, निसंदेह, निस्तेज, निष्फल, निष्काम, निश्चित, निश्चय, निश्चल, निश्चल। दूयस, दुकर्म, दुशासन, दुर्दिन, दुर्दशा, दुर्गम, दुस्साहस, दुस्तेज, दुश्चरित्र, दुस्वर, दुष्परिणाम, दुष्कर, संविधान, संहार, संशय, संसार, संलग्न, संयोग, संगम, अनुवाद, अनुमान, अनुसरण, अनुभव, एनीथिंग। तो आपको ये ध्यान रखना है, बहुत सारे हो सकते हैं, बहुत सारे, लेकिन हमें कंडीशनों को समझना है, शब्दों पे नहीं जाना है। वो जो भी पूछेगा हम उसमें आंसर जरूर देंगे, बशर्ते हमें कंडीशन क्लियर हो गई हो। तो ये सारे के सारे क्या है, संस्कृत के उपसर्ग। और ये जरूरी नहीं है कि हम यहाँ सारे लेंगे, ठीक है। जो आप नोट कर रहे हो अच्छी बात है, अगर नोट नहीं कर रहे हो तो क्लास नोट्स के रूप में आपको ये मैटर ऑलरेडी आपके पास पहुंचा दिया गया है। आप वहां से अपने क्लास नोट्स खोलिए, वहां से भी चीज़ों को आप नोट कर सकते हो, या आपके पास में उसका प्रिंट आउट निकाल के आप रख सकते हो। तो हम बात कर रहे थे संस्कृत के उपसर्गों की, उर्दू के उपसर्गों की, हिंदी के उपसर्गों की और अंग्रेजी के उपसर्गों की। और इनमें जो हमारे जो उपसर्ग होते हैं इस तरीके से हम पहचानते हैं। तो ये भी जरूरी नहीं है कि दुनिया के सारे ही शब्दों में उपसर्ग प्रयोग हो, ये भी जरूरी नहीं है कि दुनिया के सारे शब्दों में प्रत्यय का प्रयोग हो, और ये भी जरूरी नहीं है कि सारे शब्द उपसर्ग से ही मिलके बने हो। दुनिया में ऐसे बहुत सारे शब्द है जो बिना उपसर्ग के बने हैं। तो यहाँ हमें कैसे पहचानना है, जो भी कंडीशन हमें अब तक मिली। जन्म मूल शब्द है, आ उपसर्ग हो गया। जीवन मूल शब्द है, आ उपसर्ग हो गया। क्यों? क्योंकि वो आगे शब्दांश है। अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछेगा, आ जन्म दे के इसमें उपसर्ग बताइए क्या है, तो इसमें मूल शब्द बताइए क्या है, तो आप कहोगे मूल शब्द जन्म है, आगे जो शब्दांश लगा है वो उपसर्ग है। किसका उपसर्ग है? संस्कृत का है। क्यों? क्योंकि हम आ का प्रयोग अव का, अति का, अधि का, आप का, पर का, प्रति, प्रा का,
इनका प्रयोग संस्कृत में करते हैं। और इन उपसर्गों से मिलके जो शब्द बनते हैं वो सारे के सारे शब्द तत्सम होते हैं। यहाँ जितने भी शब्द हैं ये सारे के सारे तत्सम शब्द हैं। यहाँ जितने भी शब्द हैं ये सारे के सारे तत्सम शब्द हैं। यहाँ जितने भी शब्द हैं ये सारे के सारे तत्सम शब्द हैं। हिंदी के उपसर्ग तद्भव शब्दों का निर्माण करते हैं और संस्कृत के उपसर्ग तत्सम शब्दों का निर्माण करते हैं। संस्कृत के उपसर्ग तत्सम शब्दों का निर्माण करते हैं। आहरण में हरण मूल शब्द है, आ उपसर्ग हो गया। दान मूल शब्द है, आ उपसर्ग हो गया। गमन मूल शब्द है, आ उपसर्ग हो गया। उत मूल शब्द है, आ उपसर्ग हो गया। ऐसी अवसान, सान मूल शब्द है, अ उपसर्ग है। सर मूल शब्द, अ उपसर्ग है। काश मूल शब्द है, अ उपसर्ग हो गया। आगे जो शब्दांश लगा है उसी को क्या कहते हैं, हम उपसर्ग कहते हैं। वो किस में लगाए जाते हैं, जो समाज में पहले से किसी भी वस्तु, व्यक्ति, पदार्थ, स्थिति के प्रति कोई शब्द पहले से रूढ़ हो, पहले से प्रचलित हो, समाज में पहले से कोई शब्द हो, उसमें लगाया जाता है। ऐसे यहाँ पे शब्दांश क्या है, अति, इसमें अति, इसमें यहाँ पे अति और आचार। अब इनमें से तो क्लियर था, आगे हमें दिखाई दे रहा था, पहचानना बड़ा आसान था। लेकिन यहाँ इसको कैसे पहचानोगे, ये अति और आचार मिलके क्या बन गया, अति उपसर्ग हुआ। संधि के द्वारा पहचानना पड़ेगा। अधिकार में अधि है, अध्यक्ष में अधि और अक्ष, तो इसमें मूल शब्द अक्ष है। अधि और अक्ष मिलके क्या बना है, अध्यक्ष। अध्या और देश मिलके क्या बना है, अध्यादेश। अब देखो कैसे बना है, ये अधि और ये क्या है, ये आदेश है। यहाँ से क्या आया, ई, इधर से क्या आया, आ। ई और आ मिलके आ बन गया। इसमें से जब आपने ई निकाला तो यहाँ क्या बच गया, यहाँ बच गया आधा है। इसमें से आ निकाला तो यहाँ क्या बच गया, देश। इन दोनों को मिलाया तो आपने क्या बनाया, या। ऐसे बनता है। जब आपने ये वाला इसमें से निकाल लिया, यहाँ तो आधा है बच गया। तो अध्यादेश में अधि उपसर्ग है। ये जरूरी नहीं है डायरेक्ट ही हो। अनुचित में अन उपसर्ग है, ठीक है। उचित से पहले अन लग गया तो वो क्या हो गया, न के नीचे हलंत आएगा, तो अन उपसर्ग लग के अनुचित शब्द बना है। क्लियर। ऐसे ही अनधिकार है, उसमें भी अन उपसर्ग लगा है। तो ये क्या है, यहाँ पे अधि उपसर्ग, इसमें भी अधि और अक्ष, अध्यक्ष। अपमान, अपमानित है, अपवाद क्लियर दिखाई दे रहा है। प्रकाश में उपसर्ग, इसमें ये उपसर्ग, इसमें ये है मूल शब्द। जो बच गया बाद में वो सब क्या है, मूल शब्द। यहाँ प्रतिवर्ष में प्रति, यहाँ पे प्रति और एक, प्रत्येक, प्रति और अक्ष, प्रत्यक्ष। यहाँ प्रति और आहार, प्रत्याहार। यहाँ प्रतिदिन, यहाँ प्रति और उत्तर, प्रति उत्तर। तो यहाँ आपको ये ध्यान रखना है कैसे बनेगा, ये प्रति है और इसमें से ये क्या आ गया, ये उत्तर आ गया। इसमें से ई लिया, इधर से ऊ लिया, ऊ, ई और ऊ मिलके क्या बन गया, यू बन गया। क्या बन गया, यू बन गया। तो जब यू बना तो इसमें से जब ई लेंगे तो आधा तय बच गया। इसमें से यहाँ ऊ ले लेंगे तो ये तर बच गया। ई और ऊ को मिलाएंगे तो ये यू बन गया। तो ऐसे इसमें प्रति, जरूर वहां पे पर या पर तो नहीं लिखोगे, तो यहाँ पे इसमें पर है, इसमें प्रति उपसर्ग है। प्राभाव में, पराक्रम में, परामर्श में, प्राज्य में। जीत मूल शब्द है, जय मूल शब्द है, भव मूल शब्द है, कर्म मूल शब्द है। आगे जो शब्दांश बचा वो क्या कहलाया। ऐसे ही परिक्रमा में परि उपसर्ग है, परिभ्रमण में परि उपसर्ग है। ऐसे पर्यावरण बना है, कैसे बना है, परि और आवरण से मिलके पर्यावरण शब्द बना। क्लियर। अब इसमें से क्या लिया हमने, ई, इधर से क्या लिया हमने, आ। इसके में क्या हो गया, या। इसमें से जब ई ले लिया तो यहाँ क्या बच गया, आधार है। और यहाँ पे जब आ लिया तो यहाँ क्या बच गया, वर्ण। और इन दोनों को मिलाया तो यहाँ क्या हो गया, पर्यावरण। अब उच्चारण कर लो आप इसको आप उच्चारण कर लो, पर्यावरण। क्लियर। तो यहाँ आपको ध्यान रखना है कि ये जो कंडीशन है ये क्या हुआ, यहाँ इस वाले रे का कहाँ पे ले गए हम, ऊपर ले गए शब्द की संरचना को छोटा करने के लिए। आप इसको भी पर्यावरण ही बोलोगे, इसको भी पर्यावरण ही बोलोगे। तो पर्यावरण में क्या हुआ, परि उपसर्ग। स्वागत में, इसमें भी संधि के द्वारा बना है। यहाँ पे क्या है, सु और आगत, स्वागत। तो यहाँ इसमें से हमने ऊ निकाला, इधर से आ निकाला, तो ये क्या बन गया, वाह। ये वाह कहाँ से आया, सु और आ को मिला के। तो जब आपने इस सु में से ये ऊ निकाल लिया तो ये आधा सह बचा। जब आपने आ निकाल लिया तो यहाँ पे एक गत बचा। दोनों को मिलाया तो क्या बन गया, वाह। तो स्वागत, सुपात्र, पुत्र, कर्म, योग्य मूल शब्द है। आगे जो शब्दांश लगा है वो उपसर्ग है।
कुमार्ग में कु, कुपुत्र में कु, कुपात्र में कु उपसर्ग है। नि शब्द है बिना शब्द के, निसक्त है बिना किए हुए, निसमर्थ है जिसमें करने में जो सामर्थ्य नहीं होते हैं। निर्धन में यहाँ पे क्या है, निर है। लेकिन ये ध्यान रखना है 1, 2, 3 और 4 इनका कोई मीनिंग नहीं होता है, इनके स्थान पे यही आता है, क्योंकि विसर्ग के स्थान पे परिवर्तन रह का, विसर्ग के स्थान पे तीनों तरह के सह का परिवर्तन होता है। जब तक ऑप्शन में ये देगा तब तक इन सब में, यहां से लेके यहां तक, यहां से लेके यहां तक इन सब में ये ही उपसर्ग होगा, जब तक ऑप्शन में इनके किसी भी ऑप्शन में ये हो। और जब ऑप्शन में ये नहीं होगा तो ये निर्धन में, निर्विकार, निर्देह में जो ये ऊपर तैरने वाला रहे हैं तो इसमें फिर ये उपसर्ग होगा। उसको वो साइलेंट रख रहा है, वो आपसे यही पूछना चाहता है कि विसर्ग का रह में, रह का विसर्ग में परिवर्तन होता है, वो कंडीशन आपको पता है या नहीं पता है। ऐसे यहाँ निस्तेज में है, यहाँ पे निष्फल में है, यहाँ पे निश्चिंत में है, आगे शब्दांश है चित, चय, छल और चल। यहाँ पे फल, काम, तेज, संदेह। यहाँ पे धन, विकार, दय और विरोध, ये सब क्या थे, ये मूल शब्द थे। ये सब क्या थे, ये मूल शब्द थे। ऐसे ही यहाँ पे दु, विसर्ग, दुर, दुस, दुस, ये क्या है, यहाँ से लेके यहाँ तक आपको ध्यान रखना है। इन सब में कौन सा उपसर्ग है, इन सब में ये वाले ही उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, बशर्ते ऑप्शन में ये दिया हो। और जब ऑप्शन में ये नहीं होगा तो दुर्दिन में ये होगा, दुस्साहस में ये होगा, दुष्चरित में ये होगा, दुष्परिणाम में ये होगा। मूल शब्द क्या है, दिन, साहस, चरित, परिणाम। क्लियर। संविधान में मूल शब्द क्या है, विधान। इसमें हार मूल शब्द, से, सार, लगन, योग और गम ये मूल शब्द है। और ये जो अनुस्वार आया है, ऊपर जो अनुस्वार आया है, ये अनुस्वार मैं के स्थान पे आया है, तो इसीलिए इसमें क्या हुआ, ठीक है। तो ये क्या हुआ इसमें, ये मैं क्या हुआ अपने आप में यहाँ पे अनुस्वार के स्थान पे। अब अनु है, अनुवाद है, अनुमान है, अनुसर है, अनुभव है, भाव, सर, मान, वाद मूल शब्द। आगे जो शब्दांश लगा वो क्या कहलाया। तो आपको ये ध्यान रखना, इस तरीके से हम हिंदी में 22 उपसर्गों का प्रयोग करते हैं, संस्कृत में 22 उपसर्गों का प्रयोग करते हैं। लेकिन उसके अलावा कुछ गतिक शब्द भी होते हैं जिनका प्रयोग हम उपसर्गों की तरह ही करते हैं। कुछ क्या होते हैं, गतिक शब्द भी होते हैं। तो आज के लिए इतना ही, बाकी इसी टॉपिक को कल आगे बढ़ाएंगे सही 8 बजे। आज समय समाप्त हो गया, मैं जा रहा हूँ दूसरी क्लास में। और कल फिर जो भी आज आपने पढ़ा उसमें जो भी डाउट बने हैं इसको एक बार और आपको पढ़ना होगा, अपने नोट्स खोल के देखने होंगे जो भी नोट्स आपको मिले हैं। और उसके बाद साथ के साथ नोट कर लो, अच्छी बात है। नहीं नोट करना चाहते हो आप तो आपको आवश्यकता नहीं है, आपको क्लास नोट्स मिले हुए हैं 68 पेज के, वहां से भी आप चीजों को लेके आगे बढ़ोगे। धन्यवाद।